साथियों, इस टॉपिक में वसीयत से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलेंगे आपके। और एक सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट की रूलिंग, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, वो भी आपको विद प्रूफ दिखाएंगे, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्ट ये ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी गैर इलीगल वसीयत को दाखिल खारिज कर देता है, वसीयत को मान्य कर देता है, तो ऐसे उस ऑफिसर विभागीय कार्रवाई होगी और वसीयत शून्य होगी। ठीक है, ये कोर्ट ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि वसीयत को कितने साल तक कैंसिल करवाया जा सकता है, वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज आपने करवा लिया, ठीक है, तो क्या दाखिल खारिज कैंसिल हो सकता है, क्या रजिस्टर्ड वसीयत कैंसिल हो सकती है, अनरजिस्टर्ड वसीयत मान्य होगी कि नहीं, और कौन सी वसीयत मान्य होगी, अगर मान लीजिए किसी ने 2-3 करवा दी तो कौन सी वसीयत मान्य होगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको लीगल तरीके से विद प्रूफ दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो कोर्ट की रूलिंग जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए साथियों, टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट पर, वसीयत को कितने साल तक कैंसिल करवाया जा सकता है। तो साथियों, वसीयत जो है वो लगभग जो है आप लगभग 3 साल तक कैंसिल करवा सकते हैं। 3 साल तक आप चैलेंज कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप वसीयत को चैलेंज नहीं कर सकते। सेकंड जो प्रश्न है वो ये आता है साथियों कि वसीयत दाखिल खारिज के बाद कैंसिल करवाया जाता है। मान लीजिए आज आपने वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करा लिया, म्यूटेशन करा लिया, आपके नाम वो जमीन आ गई, आप उसने जोतने लगे, बोने लगे, ठीक है, तो क्या फिर से कोई वसीयत को चैलेंज कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जो आपका म्यूटेशन का आदेश हुआ है उसे दोबारा रेस्टोर कराया जा सकता है और जो आपकी वसीयत जो है उसे फिर से कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न का भी जवाब मिल गया। तीसरा है, क्या रजिस्टर्ड वसीयत कैंसिल हो सकती है? तो उत्तर होगा साथियों जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कुछ कारण है इनके माध्यम से हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहला कारण, यदि वसीयत संदेहात्मक हो। संदेहात्मक वसीयत कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिए जिसने रजिस्ट्री करी उसकी मानसिक बुद्धि सही ना हो या उसे करने का अधिकार ना हो, ठीक है, और मान लीजिए उसने जो है जिस व्यक्ति के हक में रजिस्ट्री की है उसने ये बात मेंशन नहीं की कि क्यों की है। और अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है साथियों कि मान लीजिए 2 पुत्र हैं किसी व्यक्ति की, और अक्सर ये होता है कि एक पुत्र को जो है वसीयत करवा देते, एक पुत्र को जो है संपत्ति से बेदखल कर दिया। तो इसका कारण मेंशन होना चाहिए कि हमने फलाने पुत्र को इसलिए दी कि वो हमारी सेवा श्रृंखला करता था, फलाना पुत्र जो है वो हमसे हमसे जो है नज़रें छुपाता था, या मान लीजिए हमारी बिल्कुल भी सेवा नहीं करता था, इसलिए जो है मैंने उसे कोई भी ज़मीन नहीं दी, अपने इस फलाने पुत्र को दे दी। ये लिखवाना बहुत ही मैंडेटरी है। यदि आप ये नहीं लिखवाते हैं तो आपकी वसीयत जो है कभी भी एलिगेशन लग सकते हैं और वसीयत कैंसिल भी हो सकती है, और कई वसीयत ऐसी कैंसिल हुई हैं। ठीक है साथियों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों, क्या अनरजिस्टर्ड वसीयत मान्य होगी? तो उत्तर होगा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो तहसीलदार या जो भी न्यायिक अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब साथियों, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वसीयत संबंधित जो आपका डाउट होंगे वो सारे क्लियर करेंगे, और जो महत्वपूर्ण रूलिंग जो है वो भी मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केस है अजय दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप देखिए तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है कि वसीयत रजिस्ट्रीकृत की जानी चाहिए, स्पष्ट लिखा है। अब देखिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत का रजिस्ट्रीकृत अज्ञापक नहीं है, यानी कि वसीयत का रजिस्ट्रीकृत जरूरी नहीं है, किंतु इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। साथियों, यदि रजिस्ट्री जो है, जो भी वसीयत है उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग कैसे होगा? मान लीजिए आपके पिताजी वृद्ध हैं, 90 साल उम्र है, आपके भाई या आपकी सिस्टर ने पिछले स्टाम्प खरीद के रख लिए, अभी खरीद के रख लिए। जैसे ही आपके पिताजी मरते हैं उन्होंने फर्जी वसीयत तैयार करा के और एसडीएम कोर्ट में पेश कर दी, ठीक है, कि भाई ये हमारे पिताजी जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने वसीयत कर दी थी हमें, आप ज़्यादा हो स्टाम्प चेक करवा लीजिए। स्टाम्प भी तो चेक होते हैं किस डेट के हैं। तो वसीयत जो है ये अनरजिस्टर्ड वसीयत जो है इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, अगर अनरजिस्टर्ड वसीयत मान्य होने लगे तो साथियों कोई भी आएगा और रजिस्टर्ड जो फर्जी वसीयत है वो दिखाएगा फर्जी साइन करके कि ये देखिए वो मर गए, ये हमारे नाम कर गए थे ज़मीन,
तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत होगी और न्यायालय में बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग होंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा है, इस सुविधा का दुरुपयोग हो रहा था, अतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को 2004 उत्तर प्रदेश अधिनियम 27 द्वारा 27 अगस्त 2007 से 2024 से संशोधित किया गया। साथियों, ये रजिस्ट्रीकृत वाला जो नियम आया है, ये आया है 23 अगस्त 2007 से संशोधित किया गया था। ठीक है, 23 अगस्त 2004 से आया था ये। ठीक है, और यह प्रावधान किया गया कि जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 169 में निर्दिष्ट सभी वसीयतों को आवश्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। साथियों, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसमें संशोधन हुआ 2004 में, और ये प्रावधान किया गया 169 में कि अब जो भी वसीयत कराएंगे वो रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, और नई यूपीआरसी 2006 जब कानून बना तो ये कानून बरकरार रखा धारा 107 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्व संहिता 2006 कानून बना था, तब रजिस्ट्रीकृत की अपेक्षा नहीं संहिता की धारा 107 में भी जारी रखा गया। अतः यह निर्विवादित रूप से कहा जा सकता है कि भूमिधरी भूमि के संबंध में प्रत्येक वसीयत रजिस्ट्रीकृत की जानी चाहिए। अरजिस्ट्रीकृत वसीयत अवैध और शून्य होगी, यानी कि पूरी तरीके से अवैध भी है रजिस्ट्रीकृत और शून्य होगी। इतना ही नहीं साथियों, यदि राजस्व अधिकारी अरजिस्ट्रीकृत वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज मंजूर कर देता है तो उसका आदेश न केवल शून्य होगा, केवल शून्य नहीं होगा, बल्कि उस तहसीलदार पर या उस राजस्व अधिकारी जिसने दाखिल खारिज कर दिया है अनरजिस्टर्ड वसीयत पर, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी 100%। ठीक है, तो साथियों, यदि कोई भी तहसीलदार जो है वो अनरजिस्टर्ड वसीयत मान कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये रूलिंग ले सकते हैं और ये रूलिंग दिखा के आप जो वसीयत का केस जो है वो जीत सकते हैं। और ऐसे रेवेन्यू अधिकारी, कोई भी रेवेन्यू अधिकारी हो, तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, न्यायिक तहसीलदार हो, या मान लीजिए उप जिलाधिकारी न्यायिक, यानी कि कोई भी अधिकारी हो, अगर वो अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उसने अगर मान लीजिए म्यूटेशन कर दिया है, दाखिल खारिज कर दिया है, तो साथियों वो आदेश शून्य होगा एवं उस व्यक्ति पर विभागीय जांच भी 100% की जाएगी। साथियों, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि वसीयत कौन सी मान्य होती है। कई बार क्या होता है, आपके पिताजी ने मान लीजिए एक वसीयत अपनी बेटी को कर दी, एक वसीयत आपको कर दी और लास्ट में आपके छोटे भाई को कर दी। अब 3 वसीयत हो गई, तीनों लोग जो है वसीयतों के आधार पर चैलेंज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि कौन सी वसीयत मान्य होगी। तो साथियों, वसीयत जो है, बिल जो है, वो हमेशा लास्ट वाली वसीयत जो है मान्य होती है, और बाकी सभी जितनी भी आगे वसीयत कराई हैं, चाहे वो भले ही रजिस्ट्रीकृत हो, वो अमान्य, इनवैलिड होती है। केवल लास्ट वाली वसीयत ही मान्य होती है। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, बात करें रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्री कौन सी मान्य होती है, तो देखिए रजिस्ट्री हमेशा पहले वाली मान्य होती है, यानी कि ज़मीन की रजिस्ट्री जो पहले हो गई वही मान्य होगी। अगर उस ज़मीन की उसके बाद 3 या 4 रजिस्ट्रियाँ कर दी जाती हैं तो बाकी की रजिस्ट्रियाँ स्वतः शून्य, इनवैलिड रहेंगी। जो रजिस्ट्री पहले हुई है सिर्फ और केवल वही मान्यता प्राप्त होती है, बाकी सब कैंसिल हो जाती है और कैंसिल होने योग्य होती है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।